इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हमारी एक दूसरी बुक है और इससे पहले एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक हुआ करती है। लेकिन ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये पूरी आपकी थ्योरेटिकल बुक है। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं आपके, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अभी अभी जस्ट हमें आज़ादी मिली है। और आने वाले जो कंटिन्यूस 2 चैप्टर और हैं ये बिल्कुल एकदम आपको कंटिन्यूस तरीके से देखने हैं, जिससे आपका लिंक जो है वो अच्छा बन सके चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है ये हमें समझाता है कि अभी अभी जस्ट हमें आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को हमें हमारा देश आज़ाद हुआ। 200 ईयर्स ऑफ स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट के 200 सालों की हमें गुलामी झेलनी पड़ी और कहीं जाकर हमें 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस किस सेक्टर को हमारे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। कि जब भी आप इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ें कि ब्रिटिशर्स कुछ कर रहे हैं हमारे वेलफेयर के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि जितना भी ब्रिटिशर्स ने काम किया, जिस जिस सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने हर चीज में अपना वेलफेयर पहले देखा। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहला जो टॉपिक है, जो सबसे पहला हाईलाइटेड पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश रूल का ओरिजिन, कि जो ब्रिटिशर्स आए वो कब आए थे। तो वहां बिल्कुल सीधा सीधा लिख रहा है कि बैटल ऑफ प्लाजी, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि बैटल ऑफ प्लाजी 1757, यानी कि 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लाजी हुई और ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आ गए थे। सेकंड इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ब्रिटिशर्स हमारी इंडिया में आए थे तो उनका बेसिक पर्पस क्या था। तो बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, जो बेसिक पर्पस ब्रिटिशर्स का था वो ये था कि इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी की तरह ट्रीट किया। मतलब हमसे केवल और केवल रॉ मटेरियल ले जाने के लिए उन्होंने हमारी इंडिया को चुना, क्योंकि हम स्पाइसेस में बहुत रिच थे। मैंने बताया ना, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ब्रिटिशर्स ने कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट या कोई भी एफर्ट्स हमारी डेवलपमेंट, हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और अपनी कंट्री की ग्लोरी के लिए, फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री, अपनी कंट्री की ग्लोरी कर सके। और 200 ईयर्स ऑफ मेजरली तो यही माना जाता है कि 190 ईयर्स की हमने गुलामी झेली, लेकिन राउंड फिगर कह के 200 ईयर्स कह देते हैं कि 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम ऑन द 15 अगस्त 1947। तो 2 पॉइंट आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि पहला, ब्रिटिशर्स ओरिजिन कब हुए, 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लाजी। और ब्रिटिशर्स का बेसिक पर्पस क्या था, इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी की तरह ट्रीट करना है, इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी की तरह ट्रीट करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओन कंट्री, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कराने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो नेक्स्ट हेडिंग आती है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। यहाँ पे जो वर्ड है कॉलोनियल, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे एक रूलर होता है, रूलर मतलब शासक होता है, इस केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और इंडिया को कॉलोनी की तरह ट्रीट किया गया। हमारी इंडिया कॉलोनी थी और ब्रिटिशर्स हमारे रूलर थे जो हम पे रूल कर रहे थे। तो कॉलोनियल का मतलब आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे एक शासक पूरी कॉलोनी को रूल कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को रूल कर रहे थे, दैट इज कॉलोनियल रूल। इन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स तो 23 जून 1757 को आए बैटल ऑफ प्लाजी, लेकिन उससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही वेल्दी, यानी कि सबसे पहला पॉइंट प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी को सोने की चिड़ैया, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर भारत। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट थे, हम बहुत रिच थे स्पाइसेस में और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स में, और बहुत ही वेल्दी थे। दूसरा, 85% ऑफ द पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी और उनका लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से आता था। तो हम एग्रेरियन इकोनॉमी थी। उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर इतने डिमांड में नहीं थे जितना एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, तो एग्रेरियन इकोनॉमी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे यहाँ पे वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत थी। हमारे हाथ से बने हुए चित्रकला आर्टिशियंस बहुत थे, क्राफ्टमैनशिप में अपनी फाइन क्वालिटी के लिए पहचाने जाते थे। उसमें लिख भी रहा है कि अपनी फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल के लिए बहुत ही जाने पहचाने थे। हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप थी हमारे पास, क्योंकि हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत वेल नोन थे। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी और एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आई,
तो उन्होंने बताया कि जैसे ही हार्वर्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के आने के दौरान उन्होंने बताया कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो भी परस्यू करी पॉलिसी, वो उन्होंने हमेशा अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोटेक्शन और अपना प्रमोशन हो सके, अपना प्रोटेक्शन और अपना प्रमोशन हो सके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, रेदर देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया, कोई सिंसियर एफर्ट्स नहीं लगाई, सब कुछ जो भी किया वो अपने इंटरेस्ट के लिए किया, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कैसे वो अच्छा कर सके, अपनी इकोनॉमी को कैसे फ्लरिश कर सके। हमें तो एक कठपुतली की तरह वो नचा रहे थे। कॉलोनियलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है एक पॉलिटिकल या सोशल रिलेशन दो कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे एक रूलर और दूसरे उसकी कॉलोनी। तो ब्रिटिशर्स रूलर थे, शासक थे, और इंडिया हमारी कॉलोनी की तरह ट्रीट की जा रही थी। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम, ये जो आपका टॉपिक है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम, मतलब सीधी सी बात है कि नो सिंसियर अटेम्प्ट, कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किए थे। नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। तो इंडिया की जो भी नेशनल या पर कैपिटल इनकम के एस्टिमेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी वेलफेयर का काम कभी नहीं किया। पहले तो ये समझ के चलो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट, कोई भी एफर्ट्स हमारी इंडियन इकोनॉमी को हमेशा एक्सप्लॉइट ही किया। और ऐसे 6 सेक्टर्स थे जहां पे उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया, और उसी को हमें फर्दर इन चैप्टर में, इस चैप्टर पूरे चैप्टर में वही 6 सेक्टर के बारे में मेजरली स्टडी करना है कि कहाँ कहाँ उन्होंने किस किस सेक्टर को एक्सप्लॉइट कर दिया। बहुत सारे एस्टिमेशंस, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एस्टिमेशन दिए थे नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम के लिए, जिसमें बहुत मेजर नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे डॉक्टर VKRV राव का नाम बहुत फेमस है, और उन्हीं का ही एस्टिमेशन बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाता है डॉक्टर VKRV राव। दादा भाई नौरोजी भी थे, विलियम डिग्बे भी थे, RC देसाई भी थे, लेकिन डॉक्टर VKRV राव की स्टडी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, और उनका एस्टिमेशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। उन्होंने एक्चुअल में जो बताया था वो ये बताया था कि उनकी स्टडीज़ ये कहती थी, कि जो एग्रीगेट रियल आउटपुट जो जनरेट हुआ वो लेस देन 2%, और पर कैपिटल आउटपुट जो था वो लेस देन 0.5%। तो आपको ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डॉक्टर VKRV राव की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेशन में ली गई थी नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम की, और 0.5% की ग्रोथ हमारी पर कैपिटल आउटपुट में, और रियल एग्रीगेट रियल आउटपुट में लेस देन 2%, और पर कैपिटल आउटपुट में 0.5% ग्रोथ। सबसे पहला सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, है ना। हमारा सबसे पहला सेक्टर कौन सा था? एग्रीकल्चर सेक्टर था, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हमारा हुआ था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जहाँ पर इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा बिगाड़ा गया था, क्योंकि मेजरली 85% ऑफ द पॉपुलेशन विलेजेस में इंगेज थी, है ना, विलेजेस में ही रहते थे, और उनका लाइवलीहुड एग्रीकल्चर था। उस टाइम पे जो इकोनॉमिक कंडीशन थी एग्रीकल्चर की वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। बिकॉज क्यों नहीं थी? क्योंकि वी आर नॉट रिच इन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड्स, हम अपने फूड्स के लिए भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, और हमारे पास इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल तक नहीं था। तो उस टाइम की कंडीशन बहुत एक्सप्लॉइटेशन वाली थी। और मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन, ये जो वर्ड है स्टैग्नेशन, ये बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है कछुए की जाल। जैसे एक कछुआ होता है, उसकी चाल बहुत धीमे धीमे होती है, तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है जहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो रेट से हो, या फिर नो ग्रोथ, कि ग्रोथ ही ना हो। तो जो मेन रीजन थे स्टैग्नेशन के एग्रीकल्चर सेक्टर में, वही हमें पढ़ने हैं, और हमें समझना है कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को किस किस तरीके से खराब कर दिया पूरा। जिसमें सबसे पहला उनका था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब होता है जमींदारी सिस्टम, जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, यानी कि जमींदार होते हैं, जो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं, इनके बीच में एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप को ही लैंड सेटलमेंट सिस्टम में कहा जाता था। ये कहते थे कि इन द लगान्स, हमें लगान के फॉर्म में, आप जो भी कमा रहे हैं उन्हें लगान के फॉर्म में, एज अ टैक्स के फॉर्म में आपको देना है, जो भी जिनसे भी वो काम कराते थे। और लैंडलॉर्ड जो थे वो सीधा उस सारे पैसे को लगान के रूप में ब्रिटिशर्स को दे रहे थे। और कोई भी सिंसियर रिटर्न, जैसे मैंने बताया कि कुछ नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने बताया सीधी सी बात, लैंड सेटलमेंट सिस्टम जैसे जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम के अंदर क्या है कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रॉफिट होगा, जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान के फॉर्म में रह रहे थे। मेन इंटरेस्ट इनका जमींदार का था लगान वसूल करना, एज कंपेयर टू इकोनॉमिक कंडीशन। जो भी कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन थे उस पर इतना फोकस ना देना, बल्कि लगान के फॉर्म में उनसे कर वसूलते रहना। द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग, जमींदार जो थे और जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, और उनकी कोई भी एग्रीकल्चर में कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए डिड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, है ना।
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ज़मींदारी सिस्टम जो था वो लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने इंट्रोड्यूस किया था अल्टीमेटली। ओके, सेकंड पॉइंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला आपने समझा कि पहला रीजन ये था कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम चल रहा था, जमींदारी सिस्टम, और कर के रूप में लगान के फॉर्म में जो भी एग्रीकल्चर से प्रॉफिट आ रहा है वो देते चले जाओ, और कोई भी एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक कंडीशन में उनका कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया जाता। सेकंड रीजन था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है, उन्होंने कहा कि अब आप फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो जाइए। उनका कहने का मतलब होता है, कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कि अब आप कंजम्पशन के बारे में ना सोचें, आप अपने कंजम्पशन के लिए ना बनाएं, आप मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्ट बनाएं। तो सेकंड रीजन ये था स्टैग्नेशन का, कि वो कहते थे कि फूड क्रॉप से आप कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो जाइए, आप ऐसी क्रॉप बनाइए जो मार्केट में सेल हो सके, है ना, वैसी नहीं जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जूट बनाइए, कॉटन बनाइए, है ना। So during the British rule, farmers were given high prices for producing of cash crops like cotton or jute. However, they did not improve the economic condition of farmer. तो farmer की economic condition नहीं, उनका मेजर पर्पस क्या था कि जो पैसा आएगा वो भी ब्रिटिशर्स ले लेंगे। उनका मेजर रीजन क्या था कि कमर्शलाइजेशन कर दीजिए, आप फूड क्रॉप ना बनाकर अब कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो जाइए, ये इनका मेजर रोल था। ठीक है, तो द ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। तो हाईलाइटेड पॉइंट आप देख सकते हैं, वहां लिख भी रहा है कि ब्रिटिशर्स का कमर्शलाइजेशन करने का पर्पस क्या था कि आप फूड क्रॉप ना बना के आप कैश क्रॉप बनाइए। तीसरा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी आएगी कैसे, जब आप उन्हें अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं देंगे, आप फर्टिलाइजर्स का नेग्जिबल यूज, फर्टिलाइजर्स का कुछ हो ही नहीं रहा, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं मिल रही, अच्छी लेवल की टेक्नोलॉजी, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो कुछ कर नहीं रही सिंसियर अटेम्प्ट हमारे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो कल्टिवेटर्स हैड नाइदर द मीन नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। तो कल्टिवेटर्स ने कुछ भी नहीं किया, और सीधी सी बात है, द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑल दिस मेड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस। तो ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में बहुत डिफिकल्टी हो गई हमारे लिए, विच कॉज्ड, और जिसकी वजह से धीरे धीरे परपेचुअली क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी गिरने लग गई। भाई जब आप अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी नहीं दोगे, अच्छी खाद नहीं लगाओगे, अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं लगाओगे, नई नई टेक्नोलॉजीज नहीं लगाओगे, तो प्रोडक्टिविटी उस लैंड से कैसे निकल पाएगी। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा सिंसियर अटेम्प्ट इकोनॉमिक कंडीशन एग्रीकल्चर के लिए, है ना ब्रिटिशर्स ना कर रहे, ना आपके जमींदार कर रहे, तो कैसे ही स्थितियां सुधरती। तो ग्रोथ तो स्लो रेट की होनी थी। फोर्थ वन इज स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। फोर्थ क्या था, स्कार्सिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा था। A large section of our tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor an incentive to invest in agriculture. तो जो भी tenants थे वो भी इतना ध्यान हमारे यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट की तरफ दे ही नहीं रहे थे। तो India's agriculture was facing scarcity of investment in terracing, flood control and drainage. Although some farmers changed their cropping pattern from food crop to commercial crop. तो वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हुए, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तो सबसे बड़ी कमी थी, और कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे थे, बल्कि लगान के रूप में पैसा लिए जा रहे थे। लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था एक एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन होने का, कि पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, पार्टीशन भी एक मेजर रीजन बना। तो पार्टीशन में क्या हुआ कि जो हमारा बहुत ही इरिगेटेड फर्टाइल लैंड था वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो एक साइजेबल पोर्शन ऑफ इरिगेटेड लैंड, है ना, हाईली इरिगेटेड फर्टाइल लैंड पाकिस्तान की तरफ चला गया। और हम जो जूट प्रोड्यूसिंग में हमारे पास मोनोपोली थी, मोनोपोली मतलब जहाँ पे एक सिंगल सेलर हो, और हम जूट में बहुत ही वेल रिच थे, है ना। तो जो जूट प्रोडक्शन था, हमारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, वो अब ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बन चुका था, बांग्लादेश का, क्योंकि इंडियाज जूट गुड इंडस्ट्री विच हैड एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मोनोपोली सफर्ड हेविली फॉर लैक ऑफ रॉ मटेरियल। तो दो कारण थे पार्टीशन के, कि पहले तो एक हाईली इरिगेटेड लैंड पाकिस्तान की तरफ चला गया, और जो हमारे पास मोनोपोली थी जूट प्रोड्यूसिंग की, वो भी अब हमारे पास नहीं रही, अब वो बांग्लादेश का पार्ट बन चुकी है। तो देयर आर टोटल 5 रीजंस। हमारे पे 5 रीजंस आपको पता होने चाहिए कि कौन से 5 रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट हुआ। पहला आपका रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। सेकंड था फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट कर जाना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड रीजन था स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। फोर्थ रीजन था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अच्छा आपको फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, तो कैसे आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। और लास्ट वन इज
पार्टीशन भी एक मेजर रीजन बना स्लो रेट ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कल के नेक्स्ट टॉपिक में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ आएंगे कि उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया। ऐसे टोटल 6 सेक्टर्स हैं। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, उसका स्टैग्नेशन हमने पढ़ा। इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ना है, फॉरेन सेक्टर पढ़ना है, डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो करे गए थे ब्रिटिशर्स ने। एक्चुअल में पॉजिटिव कुछ करा नहीं था, लेकिन मान लिया जाता है कि ऐसा थोड़ा बहुत इन्होंने हमारे ब्रिटिशर्स ने किया। लेकिन आपको मान के यही चलना है कि ब्रिटिशर्स ने जो भी कुछ किया वो अपने वेलफेयर के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा, और कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट, कोई भी एफर्ट्स और हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही मिजरेबल बना दिया था। थैंक यू।